Hello friends, so guys, welcome to our YouTube channel Vase Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about scoliosis. गाइज इससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है काइफोसिस के ऊपर. सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वो लिंक लीजिए और काइफोसिस को क्लियर कर सकते हो अगर आपको नीड है तो शुरू करते हैं स्कोलियोसिस. गाइज बेसिकली स्कोलियोसिस क्या है? ये आपका लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है. अगर मैं पोस्टीरियर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्पाइन का तो वो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है इस तरीके से नॉर्मल पर्सन की. लेकिन अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखें स्कोलियोसिस पर्सन का तो उसकी स्पाइन कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है. इस तरीके से देखिए तो ये कर्व ऐसे भी बन सकता है, ये कर्व आपका ऐसे भी बन सकता है. तो कुछ अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं डिफरेंट पेशेंट में. लेकिन मेन जो इसकी डेफिनेशन है वो है लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन. मीन्स लेटरली इसमें प्रॉब्लम आती है, या तो इस डायरेक्शन में कॉन्वेक्स बनेगा या इस डायरेक्शन में कॉनकेव बनेगा या फिर उल्टा भी हो सकता है. तो अब हम बात करते हैं स्कोलियोसिस के टाइप की. तो देखिए स्कोलियोसिस के जो टाइप है वो बेसिकली दो तरीके का स्कोलियोसिस होता है. एक होता है हमारा नॉन स्ट्रक्चरल, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल. अभी समझते हैं नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है. नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जो वर्टिब्राज है हमारी उनमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, वर्टिब्राज बिल्कुल ठीक है. मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर है वर्टिब्रा का वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरीके के स्कोलियोसिस को कहते हैं हम नॉन स्ट्रक्चर. लेकिन अगर वर्टिब्राज का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें डिफॉर्मिटी है, वर्टिब्राज सही से डेवलप नहीं हुई है, वर्टिब्राज आपकी रोटेट कर रही हैं, सही से ठीक नहीं है, मीन्स ठीक नहीं है, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल. तो अब देखिए आपका जो नॉन स्ट्रक्चरल है इसमें भी कुछ पॉइंट है आपका. जैसे कि इसमें एक होता है आपका पोस्चर स्कोलियोसिस. तो जो पोस्चर स्कोलियोसिस है ना इसमें फर्स्ट टाइप मान लीजिए आप इसका, तो ये होता है पोस्चर स्कोलियोसिस. तो पोस्चर स्कोलियोसिस में क्या होता है बेसिकली जो पोस्चर की वजह से हो रहा है, जो बैड पोस्चर की वजह से होता है. तो बेसिकली ये गर्ल्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, एडोलसेंट गर्ल्स में इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है. ये यूजुअली क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स हो जाता है लेफ्ट साइड से, जो स्पाइन है आपकी वो लेफ्ट साइड से कॉन्वेक्स हो जाएगी, लेफ्ट साइड को ज़्यादा निकल जाएगी एक तरीके से. तो इसमें जो आपका कंडीशन होती है बेसिकली हम पेशेंट से पूछते हैं कि मीन्स एक तरीके से डिफरेंस करना. अब हमें यह जानना है कि ये जो पर्सन है इसको नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है या फिर स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है. तो इसमें हम क्या करते हैं, पर्सन को फॉरवर्ड बैंड करने के लिए कहते हैं. अगर फॉरवर्ड बैंड करने पर उसका कर्व डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब पोस्चर स्कोलियोसिस है. लेकिन फॉरवर्ड बैंड करने के बाद भी अगर उसका कर्व डिसअपियर नहीं होता है तो इसका मतलब उसको स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है बेसिकली. अब दूसरा आता है आपका कंपनसेटरी स्कोलियोसिस. तो देखिए कंपनसेटरी स्कोलियोसिस क्या है. कई बार क्या होता है कि जो आपका स्पाइन में तो देखो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पर बंदा या तो पेल्विक टिल्ट कर रहा है या फिर उसको पेल्विक टिल्ट की वजह से होता है बेसिकली. अब दो कारण हो सकते हैं पेल्विक टिल्ट के, या तो आपके उसके हिप में कोई डिसीज है या फिर शॉर्ट लिम्ब, उसको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है. जब उस बंदे का अगर एक लिम्ब छोटा होगा या एक लिम्ब बड़ा होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसका जो हिप है ना वो टिल्ट हो जाता है. जब वो उसका पेल्विस टिल्ट होगा, हिप टिल्ट होगा तो उसकी वजह से उसके स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा. तो इसमें देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो स्कोलियोसिस है कंपनसेटरी है या फिर एक तरीके से स्ट्रक्चरल है. तो इसमें हम क्या करते हैं, बंदे को टेबल के ऊपर बिठा देते हैं और उसके दोनों पैर लटके हुए होने चाहिए उस कंडीशन में. तो ऐसा करने पर अगर वो कर्व जो लेटरल कर्वेचर बनना था, ऐसा करने पर अगर वो कर्व डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब ये कंपनसेटरी स्कोलियोसिस है. लेकिन अगर कर्व डिसअपियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है. अब हम बात करते हैं सियाटिक स्कोलियोसिस की. तो गाइस सियाटिक स्कोलियोसिस में अपने प्रीवियस मीन्स पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ PIVD में, अगर आपने देखा हो तो सियाटिक स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी यूनिलैटरल पैरावर्टिबुलर मसल जो है ना वो स्पाज़ में चली जाती है. मीन्स उसकी जो बैक की मसल है वो स्पाज़ में चली जाती है. तो जब बैक की मसल स्पाज़ में जाएंगी और पेन होगा तो बंदा क्या करेगा, एक तरफ को झुक जाएगा. तो जब एक तरफ को झुकेगा तो उससे क्या होगा, एक तरीके से उसका लेटरल कर्वेचर डिफॉर्मिटी बन जाएगी टेम्परेरी बेसिस पर जब तक उसको ये डिसीज़ है. और अगर उस डिसीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगेंगे लिगामेंट वगैरह में, सॉफ्ट टिश्यूज़ में. तो एक तरीके से बोन फ्यूज़न भी हो सकता है वहाँ पर अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिसीज़ है तो बेसिकली.
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली आपका नॉर्मली पेन को कम करना होता है, हम इसमें एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, स्पाज्म को कम करना होता है, और जब हम ये दोनों चीज़ें कर देते हैं उसका स्कोलियोसिस ठीक हो जाता है, वो स्कोलियोसिस जो कर्व है उसका वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की। तो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो डिफॉर्मिटी है वो आपकी वर्टिब्राज में ही होती है। तो यहाँ पर बोन आपकी रोटेट कर रही है साइड में अपने लॉन्ग एक्सिस के कंपैरिजन में। अब देखिए नॉन स्ट्रक्चरल में भी स्ट्रक्चरल में भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इडियोपैथिक, इसमें कई बार अननोन कोज रहता, पता ही नहीं होता कि क्यों हो रहा है। अब फिर है इसमें आपका कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल एनोमलीज में जैसे कि मान लीजिए बचपन से उसकी जो वर्टिब्रल बॉडी है वो सही से नहीं डेवलप हुई और उसका यूनिसेगमेंटल ब्लॉक हो गया वर्टिब्रा का, मीन्स जैसे कि ये वर्टिब्रा होती है तो इसमें ऐसे करके ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, तो उसका एक तरीके से इधर से ही यूनि सेगमेंटल एक तरफ से ये सेगमेंट ब्लॉक हो गया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इधर डिफॉर्मिटी बनने लगेगी। तो इसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट भी देखने को मिलता है आपका लोअर लिम्ब में। अब देखते हैं थोड़ा सा पैरालाइटिक स्कोलियोसिस क्या होता है। बेसिकली यूनिलैटरल पैरालिसिस होता है, मीन्स एक साइड का। सपोज कीजिए हेमीप्लीजिया जैसे कि, तो अगर हेमीप्लीजिया वगैरह का पेशेंट है तो उसकी जो ट्रंक मसल्स है ना वो पैरालाइज हो जाती हैं। और सीपी के केस में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है, पोलियोमाइलाइटिस का केस है, तो उस कंडीशन में आपका पैरालाइटिक स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं गाइस क्लिनिकल फीचर्स की, कि स्कोलियोसिस में हमें किस किस तरीके के क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स होता है हमारा विजिबिलिटी डिफॉर्मिटी, मीन्स एक तरीके से जो डिफॉर्मिटी है वो हमको विजिबल होगी जब हम उसका पोस्टीरियर एग्जामिनेशन करेंगे, मीन्स उसकी स्पाइन को अच्छे से एग्जामिन करेंगे तो हमें डिफॉर्मिटी दिखती है। पेन ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर बंदा ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा हो रहा है तो उसको दर्द होगा बहुत ज़्यादा। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है बेसिकली लोअर लिम्ब में, लेकिन स्कोलियोसिस की माइल्ड स्टेज में नहीं आता है ये सिम्टम, ये लेट स्टेज में आता है बेसिकली। अब हम करते हैं इसका एग्जामिनेशन। तो ये वाला पॉइंट जो है गाइज थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें हमें एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। तो सबसे पहले हम उसकी पूरी की पूरी होल स्पाइन को सर्वाइकल से लेकर के एसआई जॉइंट तक हम एग्जामिन करते हैं। तो एग्जामिनेशन में बस आप सिंपल इतना समझिए, हम उसके कर्व वगैरह को देखते हैं, कुछ उससे एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे उसकी नेक को बैंड कराना, उसके पेल्विस को टिल्ट कराना। तो इस सब को करने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कर्व के ऊपर कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि ये कंफर्म करने के लिए ये आपका स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है या फिर नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है बेसिकली। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी हम देखो, यहाँ पर तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया एक तरीके से, अब ये है आपका रेडियोलॉजिकल। तो इसमें हम एक्सरे कराते हैं स्पाइन का ऑक्सीपुट से लेकर के एसआई जॉइंट तक। तो उसमें हम उसका एक एपी व्यू कराते हैं सुपाइन में और स्टैंडिंग, और लेटरल व्यू भी कराते हैं। एक तो एपी व्यू कराया हमने और एक हम लेटरल व्यू भी कराते हैं। तो लेटरल व्यू में हम स्ट्रक्चरल एनोमलीज को देखते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और जो सीवियरिटी ऑफ कर्व है ना, वो बेसिकली आपका कोप्स एंगल पर डिपेंड है। तो कोप्स एंगल क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा का सारा मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ काइफोसिस की। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक्सरे में एक चीज़ और आती है, एक्सरे में होता है रेजर्स साइन। तो इस रेजर्स साइन को समझते हैं, ये क्या होता है बेसिकली। जैसे कि आपकी हिप बोन होती है, तो हिप बोन में एक पार्ट होता है इलियम। तो इलियम में कुछ इस तरीके से आपके क्वाड्रेंट बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें, जो उसका एपोफाइसिस होता है। तो अगर ये एपोफाइसिस आपका कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाता है, अगर ये एपोफाइसिस आपका कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाता है तो ये जो कर्व है और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये एपोफाइसिस आपका मैच्योर नहीं हुआ है, एपोफाइसिस फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो ये कर्व और ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर प्रॉपर क्वाड्रेंट भी बनाए हुए हैं और प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं इसमें। देखिए एक्सरे वगैरह कराएंगे, सीटी स्कैन आपका कंजेनाइटल एनोमलीज के लिए होता है। एमआरआई में हम इसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह देखने के लिए कराते हैं बेसिकली, कि कौन सी रूट कंप्रेस हो रही है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ कर्व पर, एज ऑफ ऑनसेट पर, कोज ऑफ कर्व पर। तो इन सब चीज़ों पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है गाइस, देखिए कंजेनाइटल कर्व जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, क्योंकि
बचपन में क्या होता है, उनकी बोन तो प्रॉपर ग्रोथ हुई नहीं है, और उनको अगर जन्म से ही कोई बीमारी है इस तरीके की स्कोलियोसिस वगैरह, तो वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनकी बोन धीरे धीरे ग्रोथ करती है। फिर अब देखिए थोरेसिस कर्व जो है ना वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है, वो ये डिफॉर्मिटी और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अगर थोरेसिस कर्व में आपकी स्कोलियोसिस है तो वहाँ पर बहुत ही ख़राब डिफॉर्मिटी बनती है, एक तरीके से बहुत ही अगली डिफॉर्मिटी बनती है, और यंगर पेशेंट्स में जो प्रोग्नोसिस है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बेसिकली। तो यहाँ से हमारा देखिए इसमें किस तरीके से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम 2 कंडीशन में करते हैं। एक तो नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस है, जैसे कि मैंने पहले बताया था क्या क्या होता है, और आपका यदि स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस भी है लेकिन उसका जो कर्व है ना अगर वो आपका 80 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं, यहाँ पर आएगा 80 वाले में हम ऑपरेशन करेंगे। अगर उसका कर्व 30 डिग्री से कम है, 30 डिग्री से कम है, तब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर यही कर्व आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही कर्व अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम ऑपरेटिवली जाएंगे, अगर ये कर्व आपका 80 से ऊपर चला जाएगा तो। और देखिए इसमें फिजियोथेरेपी वगैरह भी चलती है कंजर्वेटिव में। मान लीजिए इसे नॉन ऑपरेटिव मीन्स कंजर्वेटिव ही होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी चलती है, उसकी स्पाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की जाती है और उसको सपोर्ट दिया जाता है उसकी स्पाइन पर। तो गाइज इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आपका। इसमें मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। ट्रीटमेंट में भी वही हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं उनका यूज़ किया जाता है इसमें ट्रीटमेंट में। देखिए ये आपका एक तो हैरिंगटन डिस्ट्रक्शन सिस्टम होता है, एक डॉयर्स कंप्रेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लैक्यू इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। तो ये आपके ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है जो कि आपके स्कोलियोसिस में किए जाते हैं बेसिकली। सो गाइज इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है स्कोलियोसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।